हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे स्टेंट से जुड़े फायदे, भ्रांतियां एवं सावधानियों के बारे में। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विद्यालय एवं चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट पद पर कार्यरत डॉक्टर राजन वशिष्ठ जी। डॉक्टर राजन वशिष्ठ जी, बहुत हॉट टॉपिक लेके आज आपके सामने हम रूबरू हुए हैं। और ये जो स्टेंट है, हम विशेषतर हम आज बात करेंगे कार्डिक स्टेंट्स, क्योंकि स्टेंटों का इस्तेमाल जो है कई और आपके स्पेशलिटी में भी किया जाता है जी। पर ये जब भी हम स्टेंट की बात करते हैं तो स्टेंट से लेकर कई विवाद, कई भ्रांतियां, कई स्कैम्स और कई बार ये बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं थी पर ज़बरदस्ती स्टेंट डाल दिया गया। तो आज आपसे विस्तार पूर्वक ये सब चीज़ों की जो क्वेरीज हैं हमारे दर्शकों की है, जो उनके जहन में जो कई चीज़ें ऐसी घूमती हैं कि भाई शायद मुझे आवश्यकता नहीं थी और ज़बरदस्ती मुझे शिकार बनाया गया स्टेंट का। चूँकि आप एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत हैं और उससे पहले आपने बहुमूल्य सेवाएं नेर चौक मेडिकल कॉलेज में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर दी, तो आज आपसे वो सब राज हम उगलवाएंगे और साथ ही में वो सब आंकड़े जो आपने अनुभव किए हैं वो सामने हमारे दर्शकों को लेके आएंगे। तो इस उभरते हुए युग में पहला प्रश्न आपसे हम करते हुए ये पूछना चाहेंगे कि ये स्टेंट ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो गया आज की डेट में? धन्यवाद सबसे पहले मुझे ये मौका देने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय से जो हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो बहुत बढ़ चुकी है। उसी अनुपात में स्टेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ गई है। काफ़ी भ्रांतियां हैं, काफ़ी जो इससे रिलेटेड प्रश्न हैं जो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये चर्चा का विषय होना चाहिए और ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि आपने ये मौका दिया है जी। तो जो हम स्टेंट के बारे में अभी जो चर्चा कर रहे हैं उससे पहले हमें यह भी पहले डिस्कस कर लेना चाहिए कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। वो हम जो जिस स्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो है कोरोनरी आर्टरी स्टेंट। तो कोरोनरी आर्टरीज़ का मतलब होता है जो हमारा हृदय है उसकी अपनी खून की नलियाँ। तो वो जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं तो उनके बहाव में जब भी रुकावट आती है तो वो हार्ट अटैक की दर्द के रूप में आती है। तो उस दर्द को हटाने के लिए ही ये जो स्टेंट हैं वो इस्तेमाल होते हैं। आपने कहा कि स्टेंट एक तरह का रास्ता है, जो रास्ता बंद है उसको खोलने की एक ये नाली है आर्टिफिशियल, जो जाली के तौर पे आप डालते हैं जी। और ये उस जो बंधन वाला एरिया है, जो आपकी बंधन वाली आर्टरी है, जो महत्वपूर्ण 3 आर्टरी हैं जो हार्ट की होती है जी। किसी भी भाग में अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो तुरंत इमरजेंसी में वो खोलने की एक विधि है जी। पर जब स्टेंट की बात करते हैं तो इससे जुड़े डॉक्टर राजन जी इतने प्रश्न है, अगर हम चर्चा आज भी करने लग जाएं तो शायद हम चर्चा समाप्त नहीं कर पाएंगे। पर चलिए इसके जो महत्वपूर्ण, जो हमारे दर्शकों के जहन में जो मोटे मोटे जो प्रश्न रहते हैं और मोटे मोटे जो सवाल रहते हैं जिनका उन्हें जवाब कहीं से नहीं मिल पाता जी। वो सोचते हैं शायद ये एक षड्यंत्र है, एक ये साजिश है कि कोई भी आदमी अगर किसी भी लक्षण से हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो उसकी एंजियोग्राफी कर देते हैं और कई लोग एंजियोग्राफी कराने से कतराते हैं। पर जब कई बार एंजियोग्राफी होती है तो उन्हें ये बताया जाता है कि आपके जो व्यक्ति विशेष है और जो रोगी है उन्हें ब्लॉकेज है और तुरंत स्टेंट का प्रावधान करना पड़ेगा, स्टेंट डालना पड़ेगा जी। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि कई लोग आजीवन भर
बचपन से ही जो आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं, बचपन से ही धूम्रपान, मदिरापान और खाने में वो जो आप सब चीज़ें बताते हैं कि किस तरह का रोल होना चाहिए, किस तरह की जीवन शैली, खान पान होना चाहिए, कुछ नहीं करते। और अक्सर जब उनकी स्टेंटिंग की कॉर्नरी एंजियोग्राफी की जाती है किसी भी लक्षण या सांस फूलने या किसी और तरीके से, तो कई बार ये भी बताया जाता है कि आपकी नाड़ियाँ बिल्कुल साफ निकली। तो ये दो जो महत्वपूर्ण मैंने आपसे अभी प्रश्न किए हैं, इनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एक मरीज़ जो हमारे पास अस्पताल में इमरजेंसी में आता है, छाती में दर्द लेकर आता है, तो टेस्ट में जो हम ईसीजी करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, उसमें ये आता है कि ये एक हार्ट अटैक है। तो उसके लिए ये बोला जाता है कि आपको या तो दवाई दी जाएगी या आपको एकदम स्टेंट डाला जाएगा। तो उस केस में क्या होता है कि इतना समय नहीं होता है। ये पेशेंट के लिए भी और ये डॉक्टर के लिए भी चैलेंज का समय होता है। उस टाइम ये पूरी तरह से ये समझाना मुश्किल भी नहीं आसान भी नहीं होता है। काफ़ी मुश्किल होता है कि ये ऐसी स्थिति है जिसमें आपको तुरंत ही स्टेंट की आवश्यकता है। तो ऐसे केसेस में जैसे आपने बोला कि ये ज़रूर बोला जाता है कि हमें इतना बताया नहीं, स्टेंट डाल दिया, हमें ज़रूरत नहीं थी, स्टेंट डाल दिया, हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमारे को ये स्टेंट की ज़रूरत क्या थी, जबकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं कि ये सच में ही हार्ट अटैक है। ये बहुत आवश्यक है कि इसको स्टेंट की ज़रूरत है। फिर जब स्टेंट को डालना होता है तो उससे पहले टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी भी बाकी टेस्टों की तरह ही है, बट बाकी टेस्टों के से इसका जो अलग है वो ये है कि इसको इन्वेजिव बोला जाता है। इन्वेजिव किसको बोलते हैं कि शरीर के अंदर पंचर कर कर हम वायर, कैथेटर और डाई जिसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, उसके प्रयोग के साथ हम जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उनको सामने विजुलाइज करते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर बंद हैं। तो ज़्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं उनमें ये बंद मिलती हैं, जिनको टेस्ट के पहले ये सोचा जाता है कि ये हार्ट अटैक हो, उनमें ज़्यादातर बंद मिलती हैं। इसलिए जो ज़्यादातर स्टेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। तो जब भी स्टेंट की आवश्यकता पड़ती है तो इमरजेंसी में तो ये बताना बड़ा मुश्किल होता है हमें कि आप ये देख लीजिए यहाँ बंद है तो आपको यहाँ स्टेंट डालना है। जनरली ये इमरजेंसी के टाइम में नहीं बताया जाता है। बट जब एक बार डिसाइड हो गया कि आपको ये बता दिया कि आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको स्टेंट पड़ना है, उसी टाइम ये भी मान लिया जाता है कि आप राजी हैं कि स्टेंट डालने के लिए आप तैयार हैं। इसलिए इमरजेंसी के केसेस में जिसको हम कंसेंट बोलते हैं, वो कंसेंट एंजियोग्राफी के लिए भी होता है और एंजियोप्लास्टी के लिए भी होता है। दूसरे केसेस जिनमें स्टेंट की आवश्यकता होती है वो केसेस होते हैं जिसमें पता है कि ये कोरोनरी आर्टरी की बीमारी है, पेशेंट बार बार ओपीडी में आ रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, पर उसको चलने से दर्द हो ही जा रहा है। उसके टेस्ट करके ये पता लग रहा है कि इसकी एंजियोग्राफी करके देखनी पड़ेगी। उसकी एंजियोग्राफी देखी जाती है, उसको वो एंजियोग्राफी जो उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो तीमारदार होते हैं, उनको बताया जाता है कि एंजियोग्राफी में ये दिक्कत है, तो जो दर्द हो रही है वो स्टेंट डालकर वो दर्द हट सकती है। तो जब वो इसके लिए राज़ी होते हैं तभी स्टेंट डाला जाता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण ये अंग है हमारे शरीर का, जो हार्ट है, दिल है हमारा, और पूरे हमारे बॉडी में ये खून का रिसाव कराता है धमनियों के द्वारा। तो ये जो मेजर कॉर्नरीज हैं आप जो बता रहे हैं, कॉर्नरी, स्पेशली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, जो हार्ट में 3 वेसल्स हैं और ये बहुत ही आपके पूरे बॉडी में संचार कर रही हैं खून का, एनर्जी इधर से उधर कर रही है, टॉक्सिन्स लेके आ रही हैं। तो ये अगर पंप गुंजाइश नहीं मांगता सोचने का,
तो और इसके एग्जाम्पल्स भी भरपूर हैं। अक्सर 40 और 50 दशक में, 4th एंड 5th डिकेड में या 6th डिकेड तक बात करें, अगर हम पहले की भी अगर कोई हम तुलना एग्जाम्पल्स ले लें, हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे, गायक कलाकार थे या कोई एक्टर थे, हीरो हीरोइंस में थे या कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थी, जी जी अक्सर ये देखा गया कि सडन कार्डिक डेथ हो गई। जी उन्हें वो मौका नहीं मिल पाया उस बाईपास, उस रास्ते को खोलने का। अगर शायद इस तरह का प्रकरण, इस तरह की सुविधाएं उनके आसपास होती तो आज वो सब लोग जो कि अकस्मात मौत के शिकार हुए आज हमारे बीच होते। और उसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि हमें कोताही करनी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, रुकाना चाहिए। तो आपके संदेश से ये स्पष्ट हो गया कि अगर आपके महत्वपूर्ण रास्ता जो आपके हार्ट की सप्लाई, जो कॉर्नरीज के द्वारा हार्ट को सप्लाई मिल रही है, जी वो कहीं भी बाधित नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी तुरंत पुष्टि होती, और उसकी पुष्टि का आप जरिया भी खुद बता रहे हैं कि एक तो लक्षण है और दूसरी ये लक्षणों की पुष्टि के लिए एंजियोग्राफी, जी उसमें मिलता है तो आपको वो रास्ता खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में सडन कार्डिक डेथ या और कॉम्प्लिकेशन होने का भी खतरा रह सकता है। दूसरी बात ये है डॉक्टर, अब भ्रांतियों की बात करते रहते हैं बीच बीच में, तो दूसरी ये भी भ्रांतियां लोगों की उससे पहले मैं एक जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, सडन कार्डियक डेथ और हार्ट अटैक, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। सडन कार्डियक डेथ जो होती है उसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, वो भी होता है जी, उसका कारण, और कारण भी होते हैं उसमें। रिदम जो हमारे हार्ट की जो धड़कन है उसकी बीमारियां होती हैं, या जब हम इको टेस्ट करते हैं हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी नाम की बीमारी होती है जी। जिसमें दीवारें मोटी होती हैं, जी, वो भी एक कॉमन कारण है सडन कार्डियक जी, डेथ का। जी, तो सडन कार्डियक डेथ किसी भी कारण से हो सकती है, पर उनका इलाज अगर करना होता है तो हार्ट अटैक का ही कर सकते हैं। जी, बाकी जो भी बीमारियां हैं उसमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का इलाज करते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं धड़कन की, और कई बार सर्जरी करते हैं। जी, जो दूसरी जो धड़कन जिसकी वजह से वो होता है सडन कार्डियक डेथ होती है, तो उसके लिए इलाज होता है करंट देना, जी, और अगर उससे बच जाते हैं तो एक मशीन डालते हैं जिनको हम ज़्यादातर आईसीडी या सीआरटी के नाम से जानते हैं। चलिए, आपने बड़ा स्पष्ट किया ये, क्योंकि अक्सर कई बार सोशल मीडिया में इस तरह से भी चीज़ें आती हैं कि देखिए वो इतना तेज़ भागता था, एथलीट था, वो भी हार्ट की मौत से मर गया। कोई लोग बोलते थे वो इतना परहेज प्रिकॉशन लेता था, बेरीज का जिक्र किया जाता है, लाइफस्टाइल में धूम्रपान से अपना कभी उसने सेवन नहीं किया, फिर भी यंग एज में हार्ट अटैक से मर गया, और वो हार्ट फेलियर बोलते हैं कई बार। पर जिस तरह से आपने स्पष्ट कर दिया कि हार्ट अटैक सडन डेथ है, चाहे वो एथलीट है, चाहे कोई भी, जितने लाइफस्टाइल अच्छे भी हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से ही उसकी डेथ होती है। उसके कई और, जिस तरह से आपने कार्डियोमायोपैथी से, कार्डिक अरेस्ट से, ये वो बीमारियां हैं जो जेनेटिक्स से रिलेटेड ज़्यादा होती हैं। अनुवांशिक का रोल भी, अनुवांशिक रोल उनमें ज़्यादा होता है। जी, तो चलिए धीरे धीरे हम, अब ये हमारे जो दर्शकों के सवाल हैं शायद उन तक हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये भ्रांतियां हमेशा रहती थी कि ये इसने सब कुछ परहेज कर लिया फिर भी हार्ट अटैक से मर गया। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि ये बचपन से ही धूम्रपान, मदिरापान और खान पान में भी बड़ी अनियमितता कर रहा है, और कोई लक्षण अगर छुटपुट इस तरह से होता है कि कभी उसको आवश्यकता बनती है कॉरोनरी एंजियोग्राफी कराने की, पुष्टि करने की कि क्या आपको ब्लॉकेज तो नहीं है, तो कई बार आप ही लोग बोलते हैं कि नहीं, आपकी नालियाँ बिल्कुल साफ है। तो इस तरह का कोई शोध, कई लोग इसे जोड़ते हैं कि शायद आपका दाना पानी खत्म हो गया। पर हार्ट की जहाँ तक बात करें तो हार्ट आपको समय नहीं देता, क्योंकि रात दिन ये धड़क रहा है और बड़े सिंक्रोनाइज्ड वे में ये काम कर रहा है। तो आजकल के आधुनिक युग में डॉक्टर राजन जी, ये क्यों, आपने पहले ही आपसे जब मैंने प्रश्न शुरुआत में किया था तो आपने कहा था बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि सारा कल्प्रिट खान पान है, या अनुवांशिक, आप जैसे जेनेटिक भी बोल रहे हैं, और क्या आप लाइफस्टाइल की भी बात कर रहे हैं जैसे कि आपकी दिनशैली और जरा, तो ये हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि अगर किसी को भी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से बचना हो जी, तो उसको क्या क्या करना बहुत ज़रूरी है, और किन किन मिथ्स से और किन किन जो दूसरी चीज़ें जो वो करती है कि आप बिना शर्तीय इलाज ब्लॉकेज को खोलें, बिना दवाई खाए, बिना बाईपास किए, बिना स्टेंट डाले कईयों की आर्टरीज खोल दिए। तो ये क्या वो करिश्मा और क्या अजूबा है? क्या ये लाइफस्टाइल के दायरे के अंदर है या किसी चीज़ और, ये कोई और शक्तियों का भी रोल है? इसका उत्तर देने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि
कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए रिस्क क्या होते हैं। तो रिस्क में हमारा खान पान तो इतना नहीं होता है, जो रिस्क हम अपने ओपीडी में बैठ के भी पेशेंट से पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं, ज़्यादा रहता है तो क्यों नहीं खा रहे हैं, शुगर कितना है, शुगर ज़्यादा है तो कंट्रोल क्यों नहीं किया हुआ है, जी मोटे हैं, वज़न कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जी आप जो टेस्ट करवाते हैं उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा है, नॉर्मल रखनी है, और आपके जो दिनचर्या है, तो दिनचर्या में आप कितना भागदौड़ कर रहे हैं, कितना आराम करते हैं, कितना आपकी नींद कितनी अच्छी है, कितना आपका सोशल इंटरेक्शंस, आपका जो मेंटल पीस है वो कितना है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के कारण माने जाते हैं। जी तो इसको मल्टीफैक्टोरियल बोला जाता है। एक कारण की वजह से नहीं होता है, सारे कारण मिलकर ही इसको। जी आपने बहुत खूब बताया कि जो सोशल दायरा है कि आदमी प्रसन्न है, उसकी मानसिक परिस्थिति क्या है, तो स्ट्रेस भी आप इसको कारक, बहुत बड़ा कारक मानते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। महत्वपूर्ण कारण है ये भी। जिस तरह से कई लोगों का ये भी मानना है, आजकल इस तरह से भी प्रश्न किए जा रहे हैं कि कोविड के आने के बाद और कोविड की वैक्सीन के बाद ये हार्ट की जो रिदम थी और हार्ट में जो समस्या थी कोरोनरी इवेंट्स की, ये ज़्यादा बढ़ी है। तो बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट, क्या आप इस बात की पुष्टि करते हैं या इसका खंडन करते हैं? ये तो अब हमें एम्स की जो रीसेंट स्टडी हुई है उसके साथ ही चलना चाहिए कि ये एक सेफ़ वैक्सीन है। इसकी वजह से ये बोलना कि इसकी वजह से कोई बीमारी हो रही है, ये गलत है। कोई भी वैक्सीन, चाहे वो कोविड की है या किसी भी बीमारी के लिए हम बचाव के लिए लगाते हैं, उसके अपने कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट साइड इफ़ेक्ट्स का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई बीमारी होती है। उसकी वजह से अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो जिसको बीमारी होती है उसके अंदर ये ढूंढना पड़ता है कि उसको ये बीमारी क्यों हुई है। तो ये बोलना कि वैक्सीन की वजह से हुआ है, ये मैं भी इसको यही मानता हूँ कि ये गलत है। और जो एम्स में स्टडी हुई है वो भी यही प्रूव करती है कि वैक्सीन इज सेफ। तो मतलब जो आपके कंट्रोल ट्रायल्स हैं, जितनी भी रिसर्च हुई है, उसमें उसकी पुष्टि कर दी गई है कि उसके बाद कई जानों को बचाया गया, उसके दुष्परिणाम, उसकी कॉम्प्लिकेशन अगर हम कार्डिक की बात करें तो नहीं है। और ये भी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। कई बार अक्सर ये लगता है कि शायद ये खाता पीता ज़्यादा है, शायद ये बदफरीजी ज़्यादा करता। आपने कहा कि कॉर्नरी इवेंट होने का जो कारण है वो मल्टीफैक्टोरियल है, उसके एक कारण नहीं है। उसका कारण जिस तरह से आपने खूब बताया कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, उसकी दवा लोग कई बार कतराते हैं। आपके पास कई बार जब लोग आते हैं और आप उन्हें हिदायत देते हैं तो कई बार लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर है, और ख़ास तौर पे जब दवाओं की बात आए तो वो एक पिल बर्डन समझ के दूसरी पैथीज में और दूसरी थ्योरी में भी करते हैं जो और भी अच्छी हैं, बट जब वो घातक रूप ले लेती हैं तो फिर वो सीधा ही कॉर्नरी इवेंट के रूप में आपके सामने आते हैं। और फिर जब आप उन्हें आगाह करते हैं कि अब आपको शायद स्टेंटिंग करनी होगी, फिर वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं। तो इसलिए जो कन्फ्यूजन बाद में होनी है, उस कन्फ्यूजन को आप पहले ही क्लियर कर लें, इन सब बातों को अमल में लाएं। हमारा जो शरीर है एक बहुत ही मैजिकल पिटारा है, मैजिकल बॉक्स है, और बड़े सिंक्रोनाइज्ड वे में ये कार्य करता है। ये किसी भी जादुई शक्ति से या किसी और चीज़ों से काम नहीं करेगा। अगर आपका सिस्टम ठीक है, आपका लाइफस्टाइल ठीक है, और आप डॉक्टरी परामर्श समय टू समय, टाइम टू टाइम अगर उनकी सलाह लेते हैं, तो शायद आप कॉर्नरी इवेंट से अपने और अपने समाज को बचा सकते हैं। ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि ये जो कॉर्नरी आर्टरी की बीमारी है जिसमें हम स्टेंट डालते हैं, ये कोई एकदम स्टार्ट नहीं होती है जी। ये ऐसा बोल सकते हैं बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है जी। धीरे धीरे ये चलती है। जो हमारी खून की नालियां हैं उनमें स्टिफनेस आती है, उसके दीवार में जो इंजरी या जो भी ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी भी कारण से जो इंजरी होती है, जिसमें हम कॉमन जो प्रोसेस
अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इन्फ्लामेशन एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, वो जो प्रोसेस चल रहा होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जो हमारे जो ये रिस्क फैक्टर हैं, इसमें सबसे ज़रूरी स्मोकिंग और ब्लड प्रेशर और शुगर का कंट्रोल। अगर ये नहीं रहते हैं किसी के कंट्रोल में, तो ये जो प्रोसेस है बहुत फास्ट बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये रिज़ल्ट होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है इनकी वजह से, और स्टेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर राजन जी, अगर खाने की बात करें तो पहले कई लोग बोलते थे ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स, कॉड लिवर ऑयल, फिश का बहुत ज़्यादा बोलते थे कि आप फिश का सेवन करें, कार्डियो प्रोटेक्टिव है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड 6 फैटी एसिड्स के जितने भी तेल हैं और जितने भी इस तरह के वनस्पति तेल हैं उनका बात करते हैं जी। और एक दौर ऐसा भी आया कि आपने कहा कि जो गाय का घी है वो जानलेवा है, घातक है, अगर कॉर्नरी इवेंट को बढ़ाता है। पर आपकी नई शोध और नई स्टडीज़ ये बोलती हैं, क्योंकि आपके सैचुरेटेड फैट भी बहुत ज़रूरी है आपके शरीर की, या जो नाड़ियाँ हैं, नर्व्स हैं, उनकी माइलिनेशन के लिए। तो आपका जो ये शोध अभी ट्रायल निकल के आया है, इस शोध ये क्या बताता है कि हमारा जो खान पान है और जो हमारा खास तौर पे खान पान की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी चाहिए और किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए? तो आज के दौर में खान पान का बहुत बड़ा दायरा है, फूड फैट्स बहुत हैं। एक तो जो यंग जनरेशन है उनको बैलेंस डाइट समझाना भी बहुत मुश्किल है, और उनकी जो फूड हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो जो मिडल एज्ड ग्रुप है वो इसको समझता है, वो मानता भी है। तो हम जो जनरली अपने ओपीडीज़ में एडवाइस देते हैं वो बेस्ड होती है एविडेंस के, जो हमारे हार्ट के शोध हैं और जो हार्ट के लिए ज़रूरी खाना होता है। तो हम लार्जली रिकमेंड करते हैं कि अपने खाने पीने के जो स्टाइल हैं उसके अकॉर्डिंगली डाइटिशियन से परामर्श लेने के बाद अपने लिए एक चार्ट बनवाएं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो घी के लिए ये एडवाइस रहती है कि घी आप खा सकते हैं, ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। ट्रांस फैट क्या होता है? जो हम तल कर बनाते हैं, फ्राइड चीज़ें जो हम तल कर बनाते हैं उसमें पैदा होता है। बार बार तली हुई चीज़ जो हम खाते हैं उसमें ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें हम खाने को बिल्कुल मना करते हैं। नॉर्मल बिना फ्राई किया हुआ घी खाने को मना नहीं होता है। और जो बाकी चीज़ें खाने की होती हैं वो कुछ भी जो खाते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट की मात्रा है वो बैलेंस्ड रहे। किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं खाना है, किसी भी चीज़ को ज़्यादा कम भी नहीं करना है। फैट को कम करेंगे तो उसके भी कुछ बुरे परिणाम होते हैं। तो इसलिए फैट को ज़्यादा कम करना भी एडवाइजेबल नहीं है। तो आपने सीधे सीधे तौर पे ही संदेश दे दिया कि जो हमारा युवा वर्ग है वो बिल्कुल ही अभी अनअवेयर है इन सब चीज़ों से, और वो आगे आने वाले समय के लिए बीमारियों का रूप बन सकता है। तो अगर वो युवा स्टेज पे ही इन सब चीज़ों पे भी अमल करे, अपनी लाइफ को बैलेंस रखे, जिसमें कि खान पान जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो आजकल दिमाग है वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और हमारा शरीर जो है वो बैठा हुआ है। जबकि आपने उल्टा बताया कि आपको एक्सर्शन भी करना है, आपको सैर भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, बैलेंस डाइट भी लेनी। तो और ये जो जंक और फास्ट फूड का जो प्रचलन है आज की युग में जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, खाना बनाने का टाइम नहीं, हम चाहते हैं कि रेडीमेड पैक में फूड आए, आप उसको सेवन करें। तो आपने सीधा सीधा बता दी बिल्कुल घातक है अगर आपको ना मात्र केवल हार्ट के लिए बल्कि आपके शरीर के सारे अंग के लिए। खाना हो सकता है ना घातक हो, बट उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाले हैं वो रेगुलर मात्रा में लेने से, रेगुलर आप उसी को लेते हैं प्रिजर्वेटिव्स को, वो आपके सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक आपसे जल्दी छोटे छोटे प्रश्न हम रैपिड फायर की तरह हम आपसे पूछना चाहेंगे। स्टेंट एक बार किसी की अगर धमनी में लग जाए, किसी की आर्टरी में लग जाए, तो वो कितने साल तक काम करता है?
ऐसा नहीं बोला जाता है कि ये इतने साल के लिए। पेसमेकर को हम ज़रूर बोलते हैं उसकी बैटरी चली जाएगी 10, 12, 15 साल में, तो स्टेंट के लिए यही बोलते हैं ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग है। वो इसलिए बोलते हैं कि जब एक स्टेंट डाल दिया जाता है तो उसके ऊपर एपिथेलियाइजेशन हो जाती है, वो कवर हो जाता है, वो बॉडी का अंदर का पार्ट हो जाता है, और उसके ऊपर जो लेयर आती है वो बॉडी की अपनी लेयर होती है। कई लोग बोलते हैं एक स्टंट नहीं, उसको 2 या 3 स्टंट पड़ गए हैं, 3 स्टंट डाल दिए गए, तो एक ही सिटिंग में वो सब चीज़ें क्यों नहीं हुई? बाद में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो उसे लक्षण हुआ और फिर उसके बाद उसको दूसरा या तीसरा स्टंट डालना पड़ा? नंबर ऑफ स्टेंट्स का जो रिकमेंडेशंस हैं वो इवॉल्विंग हैं, अभी फिक्स्ड नहीं है, अभी इवॉल्विंग है। बट ऐसा नहीं है कि एक ही सिटिंग में नहीं डालते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सबको डालते हैं एक ही सिटिंग में, किसी को नेक्स्ट सिटिंग के लिए बुलाते हैं। तो उसके कारण होते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कई लोग स्टेंट डालने के बाद या आफ्टर कार्डिक सर्जरी, CABG या PTC अगर आप जो भी करते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमारे को नया जीवन मिल गया है, उसके बाद बदपरहेजी करते हैं और दवाइयाँ कई बार मिस कर जाते हैं जी। इसके बारे में क्या संदेश देना चाहिए? CABG एक सर्जिकल ऑप्शन है जिसमें जनरली तब एडवाइज़ किया जाता है जब स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं होती है, या जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी जो मेन लेफ़्ट साइड की नाली है उसी के अंदर ब्लॉकेज होता है। ऐसा मतलब रिसर्च में बोला गया है कि CABG बेटर होती है। जो नई रिसर्च आ रही है, जब ये एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो उनमें से भी काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेंट करने के लायक होते हैं और उनको उतना ही परिणाम मिलता है जितना CABG का मिलता है। डॉक्टर राजन जी, कई लोग ये बोलते हैं कि आपकी स्टेंटिंग के बाद जो आपकी बॉडी की क्षमता है, आपकी एक्सरसाइज टॉलरेंस है या आपकी उस तरह का जो वो चीज़ है वो कम हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि ऐसा होता है कि स्टेंटिंग जब पड़ जाती है तो ये सोचा जाता है कि एकदम आराम मिल गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आराम तो मिल जाता है, बट पूरा आराम मिलने में कुछ दिन या कुछ हफ्ते लगते हैं। उस दौरान हम ये मना नहीं करते हैं कि आप काम नहीं कर सकते, आप रूटीन का काम सारा कर सकते हैं। एक्सरसाइज या स्टर्नस एक्सरसाइज वो हम कुछ देर के बाद बोलते हैं, 6 हफ्ते बोल सकते हैं किसी को, 2 महीने बोल सकते हैं किसी को, वो उसके जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली एडवाइस होती है। स्टेंट के बाद ऐसे क्या लक्षण होते हैं जब तुरंत डॉक्टरी परामर्श करने की आवश्यकता होनी चाहिए? ऐसे लक्षण वो कौन कौन से? वही लक्षण जो स्टेंट डालने से पहले हुए थे, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, चलने में तकलीफ़ होना, चलते हुए सांस फूलना, सोजिश आ जाना, इको टेस्ट में कोई ऐसी दिक्कत आना जो पहले से एकदम हार्ट फेलियर के लक्षण आ रहे हैं, तो दोबारा से एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत पड़ जाती है, स्टेंट डालने की ज़रूरत पड़ जाती है। डॉक्टर राजन वशिष्ठ जी, आज बहुत ही हॉट टॉपिक जो स्टेंटिंग का हमने लिया आपके साथ, इसकी दी हुई जानकारी से उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो संतुष्ट हुए होंगे। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर राजन वशिष्ठ जी, जो कि एक सफल कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दी हुई जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।